पीएम नरेंद्र मोदी रामनवमी के अवसर पर रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। पंबन ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। 6 अप्रैल को जाएंगे रामेश्वरम। पीएम मोदी 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। श्रीलंकाई राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच सहयोग पर करेंगे चर्चा। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन आज 7वें दिन श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में आरती की जा रही। सीएम योगी का लखनऊ दौरा। लखनऊ में 6,500 करोड़ की लागत से 785 एकड़ में प्रस्तावित लखनऊ विकास प्राधिकरण का करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। दिल्ली में महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन इस बार सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। अब ये सुविधा जो है केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए होगी और इसके लिए एक आजीवन स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ऐलान किया है कि राजधानी में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जारी रहेगी, लेकिन इसमें अब एक बदलाव किया गया है। नई योजना के तहत अब केवल दिल्ली की स्थानीय महिलाएं ही इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए एक आजीवन स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना है, लेकिन अब दिल्ली से बाहर की महिलाएं बिना इस कार्ड के मुफ्त यात्रा नहीं कर पाएंगी। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं। बस सेवा जो है फ्री बस सेवा, उसमें बदलाव किया गया है। अब केवल दिल्ली की महिलाएं जो है वही बस में फ्री यात्रा कर पाएंगी। क्या कुछ जानकारी है उसको लेकर? देखिए, यहाँ पर बात करें 2019 के अंदर आम आदमी पार्टी की जब सत्ता के अंदर थी, तब एक बड़ी घोषणा की गई थी। महिलाओं के लिए बसों के अंदर फ्री किराया जो है वो देने की बात की गई थी। और दूसरा यहाँ पर यह भी कहा गया था कि पिंक टिकट जो है वो महिलाओं को लेना अनिवार्य होगा, मगर उसका कुछ चार्जिंग जो है वो नहीं दिया जाएगा। मगर उसको लेकर लगातार सरकार जो है सुर्खियों में थी कि महिलाओं के लिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए या फिर कहें महिलाओं के लिए बड़े कदम उठाए थे, मगर अब सरकार बदल चुकी है। तो रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली के अंदर बन चुकी है। भाजपा की जो कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार जो है दिल्ली के अंदर है। तो अब महिलाओं के लिए भी उसी योजना को आगे रखा जा रहा है और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए अब स्मार्ट कार्ड जो है वो उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, क्योंकि महिलाओं को बसों के अंदर पिंक टिकट लेना अनिवार्य हुआ करता था, मगर स्मार्ट कार्ड जब होगा तो वो आजीवन जो है वो कार्ड जो है इस्तेमाल कर पाएंगी। मगर खास तौर पर एक चीज और गौर करने वाली मिल पा रही है सूत्रों के हिसाब से, कि यहाँ पर जो स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा या फिर स्मार्ट कार्ड जो महिलाओं को दिया जाएगा वो सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही मिल पाएगा। अगर कोई दिल्ली के आसपास की महिलाएं जो है वो दिल्ली के अंदर आती है और बसों के अंदर फ्री सफर करने की कोशिश करती हैं, तो शायद उनको सफर जो है उनका मुश्किल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनको पिंक टिकट नहीं मिलेगी और दूसरा यहाँ पर फ्री किराया जो है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए ही अब ये सुविधा जो है वो सिमट कर रहने वाली है। जी, आजीवन स्मार्ट कार्ड जो है इसकी प्रक्रिया कब और कैसे शुरू हो रही है? क्या ये ऑनलाइन होगी? देखिए, यहाँ पर बात करें स्मार्ट कार्ड की, तो स्मार्ट कार्ड को लेकर रेखा गुप्ता ने बिल्कुल जानकारी दी है और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि स्मार्ट कार्ड जो है वो अब आने वाले समय के अंदर ही इस पर उपलब्ध कराया जाएगा, मगर कब से ये उपलब्ध कराया जाएगा ये इसकी जानकारी नहीं दी गई है। दूसरा, रेखा गुप्ता ने कैसे दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के अंदर भी कैग रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके अंदर डीटीसी के अंदर घोटाले को लेकर बड़े आरोप जो है वो पिछली सरकार पर लगाए गए थे। मगर अब जिस तरीके से टिकटों को बंद कर यानी कि जो
पिंक टिकट थी उनको हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पर स्मार्ट कार्ड जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा और दिल्ली की जो निवासी होंगी उनको ही ये कार्ड जो है वो मिल पाएगा। यानी कि बाहर से आने वाली जो महिलाएं होंगी जो दिल्ली के अंदर सफर करने आती हैं या फिर जॉब करने के लिए आती हैं, तब उनको कहीं ना कहीं किराया जो है वो खर्च करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नई सरकार जो है अभी भी महिलाओं के लिए फ्री सफर जो है वो उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रही है, मगर अब ये देखना होगा कि स्मार्ट कार्ड की जो जानकारी दी जा रही है ये कब से उपलब्ध हो पाएगा, किस तरीके से ये उपलब्ध हो पाएगा, इसके अंदर कौन कौन से जानकारी जो है वो सार्वजनिक की जाएगी, दूसरा यहाँ पर कब से ये वेबसाइट पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाएगा, इस तरीके की जानकारी जो है वो अब नई सरकार के द्वारा ही उपलब्ध हो पाएगी। मगर कब से ये उपलब्ध हो पाएगी इसकी जानकारी नई सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। जी, क्या जिन महिलाओं के पास पहले से पिंक टिकट था या पुराना कार्ड है उन्हें भी नए कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ेगा, आजीवन स्मार्ट कार्ड के लिए? देखिए यहाँ पर बात करें पिंक टिकट की, जब चलाई गई थी तब कहीं ना कहीं ये कहा गया था दिल्ली की नहीं पूरे देश की महिलाएं जो है जो दिल्ली के अंदर सफर करना चाहती है बसों के अंदर, उनके लिए फ्री किराया जो है वो दिया जा रहा था। दूसरा यहाँ पर बात करें अब जिस तरीके से नई सरकार के द्वारा ये कहा गया स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया जाएगा, मगर स्मार्ट कार्ड को कब से लॉन्च किया जाएगा, वेबसाइट की प्रक्रिया कब से अपनाई जाएगी और इसके अंदर कौन कौन सी जानकारी जो है महिलाओं को देनी होगी, मगर इसको लेकर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अब स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ही फ्री सफर जो है वो किया जाएगा। क्योंकि अभी तक डीटीसी विभाग के अंदर जिस तरीके से कहते हैं महिलाओं के लिए फ्री सफर दिया जा रहा था वो भी अभी जारी रहेगा, मगर महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती नजर आएंगी, क्योंकि जो दिल्ली से बाहर की महिलाएं आने वाली हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो भी चाहती थी पहले उनको भी कहीं ना कहीं फ्री किराया जो है वो मिलता था, मगर अब उनको कहीं ना कहीं पैसे जो है वो खर्च करने पड़ सकते हैं। मगर स्मार्ट कार्ड को लेकर अब नई सरकार किस तरीके से कदम उठाएगी, स्मार्ट कार्ड के लिए किस तरीके से वेबसाइट बनाई जाएगी, वेबसाइट कब से लॉन्च की जाएगी, ये अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें महिलाओं के लिए जिस तरीके से फ्री सफर की बात की जा रही है उसको कब से लागू किया जाएगा, यानी कि उसको कब से स्मार्ट कार्ड में बदला जाएगा, ये जरूर देखना होगा। जी, क्या इस योजना में बुजुर्ग हैं और जो दिव्यांगजन महिलाएं होती हैं उनके लिए कोई विशेष प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए यहाँ पर बात करें इस योजना की, यानी कि फ्री बस जो किराया है उसको लेकर जिस तरीके से पिछली सरकार के द्वारा इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, मगर उस 19 से लेकर अभी तक ये नियम जो है या फिर कहें जो फ्री सुविधाएं जो है वो दी जा रही थी, महिलाएं इनसे काफी संतुष्ट भी होती नजर आई थी, चाहे वो दिल्ली की हो या दिल्ली के बाहर से आने वाली महिलाएं हो, सबको कहीं ना कहीं दिल्ली डीटीसी बसों के अंदर फ्री किराया जो है वो मिलता था। मगर अब जिस तरीके से स्मार्ट कार्ड की बात की जा रही है नई सरकार के द्वारा, क्योंकि ये कहा गया है कि रेखा गुप्ता के द्वारा दिल्ली विधानसभा के अंदर के पिछली सरकार ने जिस तरीके से डीटीसी विभाग के अंदर घाटा दिखाया, दूसरा यहाँ पर महिलाओं के लिए फ्री सफर के अंदर बड़े घोटाले किए गए हैं, उसको लेकर अब स्मार्ट कार्ड जो है वो लॉन्च किया जाएगा और ये स्मार्ट कार्ड आजीवन तक रहेगा, यानी कि जब तक वो महिलाएं इस कार्ड जब तक जीवित रहेंगी तब तक इस कार्ड का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। मगर यहाँ पर बात करें अगर किसी महिला के पास स्मार्ट कार्ड नहीं होगा या फिर वो दिल्ली की निवासी नहीं होगी तो उनको कहीं ना कहीं किराया जो है वो खर्च करना पड़ेगा, मगर उन महिलाओं के लिए भी कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता को कुछ और कदम उठाने चाहिए थे। जी, तो बाहर की महिलाएं जो दिल्ली में नियमित रूप से आती जाती हैं, नौकरी करती हैं, जो पढ़ने जाती हैं, उनके लिए क्या कोई नया विकल्प होगा? देखिए यहाँ पर बात करें जैसे गाजियाबाद की महिलाएं जो है दिल्ली के अंदर सफर करने आती है या फिर कहे कि जॉब करने आती हैं या फिर नोएडा से आती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी बनेगी, या फिर और दूर की जो आसपास के जो महिलाएं हैं सोनीपत से भी आते हैं काफी लोग जो जॉब करने आते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं उन महिलाओं के लिए भी फ्री सफर जो था पहले उपलब्ध हुआ करता था, क्योंकि उनको कोई भी स्मार्ट कार्ड की लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बसों के अंदर चढ़ने के बाद ही वो पिंक टिकट लेकर आराम से अपना सफर कर पाती थी। मगर अब स्मार्ट कार्ड बनने के बाद कहीं ना कहीं उन महिलाओं की सबसे ज्यादा परेशानी बनेगी जो दिल्ली की नहीं होने के बाद और दिल्ली के अंदर जॉब करने के लिए आते हैं या फिर सफर करने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को किराया जो है वो खर्च करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर बात करें नई सरकार की, तो नई सरकार के द्वारा भी कहीं ना कहीं उन महिलाओं के लिए भी कुछ ना कुछ उपलब्धि सफलता जो है या फिर कहे उन महिलाओं के लिए भी जो दिल्ली के निवासी नहीं है, जो दिल्ली के अंदर डीटीसी बसों के अंदर सफर करती है, उनके लिए भी कुछ प्रावधान जो है वो बनाने चाहिए थे। मगर अब स्मार्ट कार्ड के लिए कहीं ना कहीं महिलाएं
महिलाएं जो है वो इंतजार करती रह जाएंगी कब से ये महिला स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, इनकी प्रक्रिया किस तरीके से होगी, कब से ये महिलाओं तक मिलेंगे, और जिन महिलाओं के पास स्मार्ट कार्ड नहीं होगा तो उनके लिए क्या पिंक टिकट फिर दोबारा से जारी की जाएगी। इसको लेकर अभी तक कोई भी सार्वजनिक जानकारी जो है वो नहीं की गई है। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें जरूर देखने को मिल सकती हैं। जी जी बिल्कुल। इस स्कीम का आर्थिक बोझ की अगर बात करें तो सरकार कैसे वहन करेगी? क्या इसके लिए कोई बजट प्रस्तावित किया गया है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नई सरकार की, तो नई सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है दिल्ली के अंदर बढ़ते बदलाव को भी किए जा रहे हैं, जो पुरानी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही थी उनको भी जारी रखने की कोशिश की जा रही है, मगर उसमें ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिससे कम से कम जनता तक सुविधाएं जो है वो पहुंचती नजर आए। जिस तरीके से बात करें अब महिलाओं के लिए, जिस तरीके से कहा गया है कि पिंक टिकट की जगह पर स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे, स्मार्ट कार्ड सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए होंगे, बाकी महिलाएं जो आने वाली है उनके लिए एक स्मार्ट कार्ड नहीं उपलब्ध कराई जाएंगे, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काफी हद तक सुविधाएं जो है वो कम होती नजर आएंगी। दूसरा यहाँ पर बात करें डीटीसी के अंदर जो पहले बस मार्शल लगाए जाते थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उन बस मार्शलों को भी बहाली करने के लिए अभी तक नई सरकार के द्वारा कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाए जा रहे हैं। पहले ही कहीं ना कहीं जो डीजल बसें थी या फिर सीएनजी बसें थी उनको हटाकर कहीं ना कहीं अब इलेक्ट्रिक बसें जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी तक लगातार दिल्ली के अंदर काफी बसें ऐसे हैं जो पुरानी है या फिर कहें जो महिलाओं के लिए सुरक्षा डीटीसी बसों के अंदर देखने को मिलती थी वो अब सुरक्षा भी नहीं है। तो इससे साफ जाहिर है महिलाओं के लिए कुछ और कदम जो है रेखा गुप्ता को उठाने होंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजीव तिवारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक के बाद कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। दिन की शुरुआत होगी लखनऊ में अनंत नगर मोहन रोड आवासीय योजना के पंजीकरण शुभारंभ से, और उसके बाद वे सिद्धार्थ नगर और बलरामपुर के दौरे पर रवाना होंगे। सबसे पहले सुबह 10:30 बजे सीएम योगी लखनऊ में कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंत नगर मोहन रोड आवासीय योजना के तहत भूखंडों के पंजीकरण का शुभारंभ करेंगे। ये योजना 785 एकड़ में फैली है और 6,500 करोड़ की लागत से बनाई गई है। इसके बाद सीएम योगी सिद्धार्थ नगर के लिए रवाना होंगे, जहां डुमरियागंज में बने गुरु गोरखनाथ जन्मस्थली विद्यालय का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वे जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री 3:55 पर विद्यालय में पहुंचेंगे और कार्यक्रम के बाद सीधे बलरामपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक के बाद कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। दिन की शुरुआत होगी लखनऊ में अनंत नगर मोहन रोड पर आवासीय योजना के पंजीकरण शुभारंभ से, और उसके बाद वे सिद्धार्थ नगर और बलरामपुर के दौरे पर रवाना होंगे। सबसे पहले और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ पहुंचने वाले हैं, कई जिलों में उनका कार्यक्रम है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए, गरीबों को मकान देने के लिए लगातार सरकार प्रयास करती है, और आज लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जाने वाला जो योजना है उसके तहत कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अनंत नगर योजना का शुभारंभ करने का काम करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अपने सीएम आवास 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास से होकर लगभग विकास लखनऊ प्राधिकरण की ये प्लाट रजिस्ट्रेशन की योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, और अलग अलग आय के लोगों के लिए प्लाट देना आसान भी होगा लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए। और मोहन रोड पर ये योजना लगभग 10,000 करोड़ रुपए की योजना होगी, जिसको कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ विकास प्राधिकरण भूखंड जो परियोजना है उसके तहत कहीं ना कहीं देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और साफ ये कह सकता है कि लगातार जो उत्तर प्रदेश की जनता उनको राहत देने के लिए, उनको आवास देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और इसी क्रम में आज एक बड़ी परियोजना लखनऊ के मोहन रोड की परियोजना अनंत नगर रखा गया है। इसमें अनंत नगर जो लगता है वहां पर ये परियोजना बनाई जाएगी, और आप ये कहा सकता है कि एक बड़ी संख्या के तौर पर 10,000 करोड़ की ये परियोजना है, जिसमें कई भूखंड बनाए जाएंगे। जो भूखंड जनता जो भी उनको खरीदना चाहती है, जो भी
उनको लेना चाहती है, उसके तहत कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और मुख्यमंत्री आज का कार्यक्रम का शुरुआत 10:30 बजे 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास से करेंगे और उसके बाद सीएम लगभग 3 बजे के आसपास वो सिद्धार्थनगर डुमरियागंज वहां पर रवाना हो जाएंगे, जहां पर गुरु गोरखनाथ ज्ञान विद्यालय है, जहां पर उसका शुभारंभ करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ वहां की जनता को अपने संबोधन के माध्यम से भी कहीं ना कहीं अपनी बातें रखने का काम करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर दौरे पर रवाना हो जाएंगे। बलरामपुर दौरे पर कहीं ना कहीं जो भी कार्यक्रम रखा गया है वहां पर सीएम उस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीधे लखनऊ वापसी होगी। और डुमरियागंज में बने गुरु गोरखनाथ जन्मस्थली विद्यालय का भी शुभारंभ करने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज है, वहां पर वहां के पूर्व विधायक और प्रभारी भी है, उन्होंने ये विद्यालय बनाया था और गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली विद्यालय का शुभारंभ को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और शुभारंभ के उपरांत कहीं ना कहीं चीजों को जानने की भी कोशिश करेंगे। उसके बाद वो वहां पर जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। जो जनता वहां पर होगी उनको संबोधित करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में ये सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद वो सीधे बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जो बलरामपुर कार्यक्रम रखे गए उसमें शिरकत करने का काम करें। तो एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में भी है और सिद्धार्थनगर में भी रखा गया है, जिसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शिरकत करने का काम करेंगे। अनंत नगर आवासीय योजना का उद्देश्य क्या है और इसमें किन वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, उद्देश्य साफ है, लोगों को अपना घर देने के लिए, भूखंड देने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली भूखंड परियोजना है। बड़ी जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो कब्जा वो कहीं ना कहीं मुक्त कराने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने किया था और अवैध प्लाटिंग इस पर हो रही थी, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद एक कार्रवाई हुई और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो ठेकेदार थे, जो भी वहां पर जो प्लाटिंग कर रहे थे, उन पर इन कब्जे को मुक्त कराने का काम किया था। और उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी योजना बनाई है। 10,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, जिसमें एक बड़ा रो हाउस कहा जा सकता है कि उसको बनाने का काम किया जाएगा। और जो गरीब जनता है, जो भी सरकार की दृष्टि से जिनके पास छत नहीं है, उनको देने का काम किया जाएगा। और साफ कहा सकता है कि जनता को आज शुभारंभ करके जनता का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद वो अपना अपना जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो करना शुरू कर देंगे। 785 एकड़ में बनने वाली ये योजना जो है, कितने इसमें भूखंड होंगे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? देखिए, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत कर देंगे और एक बड़ा भूखंड तैयार होगा, जिसमें कई रो के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें जनता को ये सौंपने का काम किया जाएगा। क्या इस योजना में लॉटरी सिस्टम होगा या फिर पहले आओ और पहले पाओ पर आधारित? नहीं, देखिए, लॉटरी सिस्टम दिया जाएगा और जाहिर सी बात है कि जनता लॉटरी सिस्टम के माध्यम से ही कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मकान निकालने का काम किया जाएगा। और जनता को सौंपने का काम जो भी लोन कराना चाहती है सरकार, उसके माध्यम से जनता कराना चाहती है, उसके माध्यम से जो पैसे जमा करती है सरकार की जो योजना है उसके तहत पैसे जमा करके भूखंड ले सकते हैं। 6,500 एकड़ करोड़ की इस योजना की फंडिंग कैसे की जाएगी? क्या इसमें पीपीपी मॉडल भी शामिल है? देखिए, फंडिंग लखनऊ विकास प्राधिकरण और सरकार करेगी और जाहिर सी बात है कि जनता जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब लॉटरी सिस्टम से जब निकलेगा तो जनता का पैसा कहीं ना कहीं सरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण में लेगा। उसके बाद लोगों को सब्सिडी देने का काम करेगी सरकार और उसी सब्सिडी के आधार पर जनता को मकान देने का काम किया जाएगा। उनका स्वयं का वो मकान हो जाएगा, फिर घर पर छत हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि छत को सौंपने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर प्रधानमंत्री आवास दे रही, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जा रहा है, उससे तमाम चीजें जिसको कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ देने का काम करेंगे। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र चौहान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 5 अप्रैल को राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की जाएगी। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर मुहर लगेगी। साथ ही 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर सीएम सुक्खू बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इसे लेकर भी मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा हो सकती है।
और इस पर जानकारी साझा करने के लिए ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जी हमारे साथ बनी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है 5 अप्रैल को राज्य सचिवालय में, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसी दिन शिमला लौटेंगे और उसी दिन लौटते ही 5 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। और अगर हम ये कहें कि नए वित्तीय वर्ष की ये पहली बैठक है तो गलती नहीं होगी, ये पहली बैठक है नए फाइनेंशियल ईयर की। और इसमें जो है सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि जो बजट में घोषणाएं सरकार ने की है अपनी, उस पर उसकी अमल पर शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। और नए बजट में जो सरकार ने कई घोषणाएं की है जिनके ऊपर जो है अमल इस वाली बैठक से जो है वो करवाया जा सकता है, जिसमें दिहाड़ी बढ़ाने की बात थी, पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय शहरी निकायों के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि उनके मानदेय बढ़ाने की बात थी। इसके अलावा सरकारी जन क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के जो मानदेय बढ़ाने की जो घोषणा बजट में मुख्यमंत्री ने की है, उस पर यहाँ पे जो है इस पहली बैठक में जो है वित्तीय वर्ष की अमल हो सकता है। इसके अलावा जो अनुबंध कर्मचारी हैं उनका भी नियमितीकरण 1 अप्रैल 2025 से होना है, जिसको लेकर हो गया जो शायद कॉल की जा रही बाबा। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणाओं में कौन कौन से अहम प्रस्ताव हैं जिन पर इस बैठक में मुहर लग सकती है? देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न विभागों की तरफ से जो प्रस्ताव मिले हैं सरकार को, उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा जो करणामूलक आधार पर नौकरी देने का मामला भी सरकार के पास लंबित पड़ा है और काफी टाइम से ये लंबित है। और इसके ऊपर जो है कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी और उसके ऊपर जो है 15 अप्रैल तक ये बात कही गई थी कि दोबारा से जो रिपोर्ट है वो दोबारा सौंपेगी ये कमेटी, उस पर भी ये जो कैबिनेट है इसमें निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा जो विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद पड़े हैं उन पर सरकार कोई फैसला ले सकती है। इसके अलावा जो स्कूल और कॉलेज बंद करने के जो सरकार काम कर रही है, जो कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूल कॉलेज है उन पर भी फैसला लिया जा सकता है। और 100 से कम बच्चों वाले जो कॉलेज है वो बंद किए जा सकते हैं, उनकी नोटिफिकेशन इस बजट जो पहली कैबिनेट है वित्तीय वर्ष की उसमें लिया जा सकता है। और बस किराया, सबसे बड़ी बात है कि HRTC लगातार जो कह रही है और साथ में निजी बस ऑपरेटर्स का काफी सरकार पे दबाव है कि जो बस किराया है उसको 15% बढ़ाया जाए, तो उसको लेके भी कोई अहम फैसला जो है इस बैठक में लिया जा सकता है। अब देखने वाली बात यही रहने वाली है, क्या अपने पहले ही वित्तीय वर्ष की पहली कैबिनेट में सरकार जो है 15% किराया बढ़ाती है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा वो करती है तो जरूर जो जनता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ यहाँ पे पड़ने वाला है। जी टीना जी, क्या बजट में युवाओं, महिलाओं या किसानों के लिए भी कोई नई योजना प्रस्तावित की गई है? देखिए, काफी सारी योजनाएं हैं, हालांकि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनको मोल्ड करके नए सिरे से पेश किया गया है, संशोधित हम कह सकते हैं कि ऐसी योजनाएं हैं जिसमें से जो 1500 देने वाली बात सरकार ने सत्ता में आने से पहले भी कही थी और अब भी जो उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है। जो एकल नारियां हैं, जो विधवा औरतें हैं, उनकी बेटियों के लिए भी कहा जा रहा है कि उनको भी जो है ये 1500 की जो सुविधा है वो दी जाएगी और इसके अलावा पढ़ाई का खर्चा जो है उनका वो सरकार उठाएगी। किसानों बागवानों के लिए कुछ योजनाएं हैं जिनमें उपकरण लेने के लिए जो आपका जो ऋण है उसको सस्ता करने की बात यहाँ पर सरकार ने अपनी बजट घोषणा में की है। इसके अलावा काफी सारी जो बातें हैं महिलाओं के लिए, जो नया ऋण है, यानी कोई गृहिणी अगर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तमाम चीजें जो है यहाँ पे सरकार ने जरूर बजट में अपनी कुछ नई चीजें यहाँ पे लाई है। अब देखने वाली बात है कि धरातल पे सरकार उन सब चीजों को कैसे उतारती है, क्योंकि आर्थिक संसाधनों का अभाव है, वित्तीय बोझ में पहले ही हिमाचल दबा हुआ है। अब यही देखने वाली बात है कि इन तमाम चुनौतियों के बीच सरकार कैसे अपनी जो बजट घोषणा है उनको धरातल पे उतार पाती है। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस है, तो इस मौके पर सीएम की कौन सी बड़ी घोषणाएं संभावित मानी जा रही है? देखिए, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस है और ये भी माना जा रहा है कि जो लोग जो काफी लंबे समय से कुछ जो घोषणाएं पेंडिंग है वो कर सकते हैं, जिसमें से डीए की किस्त, हालांकि कहा है सरकार ने अपनी बजट घोषणा में भी कहा था कि 3 मई के बाद जो है कर्मचारियों को मिलनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है 15 मई के बाद यानी मई के उसमें ही सप्ताह में पेंशनर्स को भी मिलेंगी। इसको लेकर कुछ जो कुछ घोषणा है वो सीएम यहाँ पे कर सकते हैं।
हैं। हालांकि जिस क्षेत्र में जो सीएम जा रहे हैं वहां पे कहा जा रहा है कि इस बार पांगी में जो है वो हिमाचल दिवस मनाया जाएगा, तो वहां की जो लेडीज है स्पेशली उनके लिए कुछ नई घोषणा आ सकती है। उनके खातों में उसी वक्त जो है 1500 की जो सौगात है वो सरकार दे सकती है। तो तमाम चीजें जो ये रहने वाली है 15 अप्रैल को भी ध्यान में रखते हुए इसी कैबिनेट में जो है कुछ जो चर्चाएं हैं वो होंगी, ताकि सीएम जब 15 अप्रैल को अपने किसी कार्यक्रम में जाएं तो वो घोषणाएं जो है वहां पर कर सके, उनको अमल में भी लाया जा सके। तो ये तमाम चीजें जो है इसी कैबिनेट में जो है वो प्रस्तावित है, चर्चा उनमें होनी है। देखने वाली यही बात है कि क्या चर्चा के बाद कौन सी चीजें जो है सरकार धरातल पे उतारती है। जी, और क्या इस बैठक में किसी नई भर्तियों या सरकारी नौकरियों से जुड़े फैसले भी लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ये तो सरकार पे तमाम जब कैबिनेट होती है तब भी और उसके अलावा भी सरकार पर एक दबाव ये रहता ही है, क्योंकि सरकार ने अपनी सत्ता में आने से पहले भी ये बात कही थी कि 1 लाख जो रोजगार है वो हर साल दिए जाएंगे। हालांकि उसके बाद सरकार ने कहा कि वित्तीय बोझ के दबाव के आगे ऐसा नहीं हो पा रहा है, वो तो यहाँ से जो रिक्त पद है उनको स्वीकृत करके आगे भेज देती है, लेकिन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो वित्त विभाग है वो उस पर अडंगा लगा देता है। तो ऐसे में अब यही देखने वाली बात है, क्योंकि जो अभी कैबिनेट होनी है उसमें यही कहा जा रहा है कि एक तो जो करणामूलक आधार पे नौकरी देने का मामला लंबित है उस पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसके अलावा जो अनुबंध कर्मचारी है जिनका जो नियमितीकरण है वो पहले सितंबर में होना प्रस्तावित था, वो उस टाइम इसीलिए नहीं किया गया था कि जो फाइनेंशियल अड़चने हैं वो सरकार के सामने थी। उसके बाद जो 31 मार्च है उसको इनका नियमितीकरण भी नहीं किया गया, क्योंकि सितंबर और मार्च इन्हीं 2 वक्त पे जो है जो अनुबंध कर्मचारी होते हैं उनका नियमितीकरण होता है। तो ये भी सरकार पे दबाव है कि ये जो अनुबंध कर्मचारी हैं सैकड़ों की संख्या में जो अपना नियमितीकरण की आस लगाकर बैठे हैं, इसी कैबिनेट में जो है अंतिम स्वीकृति का इंतजार उनको भी रहेगा कि जो मांग है उनकी जो लंबे समय से पेंडिंग है वो इस कैबिनेट में स्वीकृत सरकार कर ले। इसके अलावा जो तबादलों पर प्रतिबंध हटने की स्थिति है, क्योंकि सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध लगाया, खासकर शिक्षा विभाग पर ये प्रतिबंध बहुत सख्ती से लागू किया गया है। तो अब जो है सरकार पर वो भी दबाव है कि इसको कुछ टाइम के लिए हटाया जाए, ताकि जो शिक्षक है वो अपने मनपसंद स्टेशन पर या जो अपने घर के नजदीकी स्टेशन है या जो जहां भी चाहते हैं, यानी जो जिनको 3 साल का स्टे पूरा हो गया है वो किसी और स्टेशन पर जो है वो जा पाए। तो यही देखने वाली बात है कि इस कैबिनेट में सरकार क्या क्या चीजें करती है, क्योंकि 3 बजे कैबिनेट शुरू होनी है, सभी मंत्री इसमें भाग लेंगे और सरकार पर यही दबाव है कि ये तमाम चीजें जो काफी टाइम से पेंडिंग है, कर्मचारियों की तरफ से मांग है, लोगों की तरफ से मांग है, उस पर कितना सरकार अमल कर पाती है, ये इसी कैबिनेट में अब देखने वाली बात रहने वाली है। जी टीना जी, क्या बजट घोषणाओं के तहत किसी विशेष जिले या क्षेत्र की ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए जो कांगड़ा है बड़ा जिला है उसको लाभ देने की बात यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि काफी टाइम से वहाँ के विधायकों की तरफ से आवाज उठ रही थी कि वो नेग्लेक्ट उसको किया जा रहा है। और इसके अलावा जहाँ जैसे हमने बताया कि जहाँ भी सीएम जाते हैं जो विशेष दिन होता है जैसे हिमाचल दिवस पर वो जाएंगे, तो वहाँ पर जो है खास उस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगातें वो लेके जा सकते हैं, चाहे वो सिंचाई की योजनाएं हैं या पीडब्ल्यू की कोई सड़कों की नई योजना है या तमाम जो क्षेत्र की जो संबंधित मांगे लंबे समय से पेंडिंग है वो पूरी कर सकते हैं सीएम। तो ये जरूर रहने वाला है कि कुछ खास क्षेत्रों को खास सौगातें जरूर यहाँ पे मुख्यमंत्री की तरफ से मिल सकती है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए टीना ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए राजधानी लाइव।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए पुलिस ने एक नया प्लान तैयार किया है। इस बार रायवाला, ऋषिकेश और डोईवाला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 1 जोन और 13 सेक्टरों में बांटा गया है। चारधाम यात्रा में इस बार सुपर जोन की जिम्मेदारी सीओ रैंक के अधिकारियों को दी गई है, जबकि इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी जोन प्रभारी होंगे और सब इंस्पेक्टर सेक्टर प्रभारी के रूप में तैनात किए जाएंगे। हर सेक्टर में पुलिस की मोबाइल बाइक पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। सबसे खास बात यह है कि इस बार 25 अप्रैल से ही यात्रा मार्ग और डाइवर्जन रूट पर पुलिस तैनात कर दिए जाएंगे। वही यात्रियों की सुविधा के लिए 30 अप्रैल से पहले सभी साइन बोर्ड और डाइवर्जन बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि किसी को रास्ते में कोई दिक्कतें ना हो। देखिए, पुलिस के स्तर से जो तैयारियां होती हैं उसमें हमारा जो फोर्स का इस बार जो डिप्लॉयमेंट है वो करीब 5 दिन पहले यात्रा शुरू होने से पहले आ जाए यहाँ पर। और 13 जो हमारे जो सेक्टर्स बनाए गए हैं जिसमें कि ज़्यादा बड़ा एरिया ना हो, जिससे हमारे प्रभारी कोशिश की गई है कि इसमें इंस्पेक्टर रैंक के हम अपने ऑफिस कार्यालय अन्य जगहों से दें, इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के प्रभारी रहें उसमें। एक मोबाइल का पार्टी जो 2 व्हीलर की बात कही गई कि जिससे अटेंड हो जाते हैं तुरंत ऐसी भीड़ को, वो 13 गाड़ियों की डिमांड है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि 13 सेक्टर्स में वो यूज़ भी रहे। बाकी कर्मचारियों के लिए जो भी आवश्यकता है, साइन बोर्ड्स कहाँ लगने हैं, डाइवर्जन बोर्ड्स कहाँ लगने हैं। अतिक्रमण भी एक समस्या है कि बहुत सारे यात्री आते हैं, अतिक्रमण के कारण भी यातायात जाम होता है, तो उसको भी देखते हुए अतिक्रमण अभियान को धीरे धीरे प्रारंभ करना, व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनको कितनी बड़ी यात्रा है उसमें सहयोग करें। और कुछ आई ऐसी बातें कि गूगल मैप पर देखकर बहुत सारे यात्री गूगल मैप को देखकर आते हैं और जब दूसरा रास्ता दिखाता है गूगल पर तो उस डाइवर्जन पॉइंट से नहीं जाते हैं जो पुलिस द्वारा बनाया गया रहता है उनकी सुविधा के लिए। तो इस बार गूगल से भी बात करके जो भी डाइवर्जन पॉइंट्स जहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं उसको भी ठीक करने का। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद है इस बार? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो वही प्रशासन ने जो है अपनी पूरी कमर कस ली है। प्रशासन जो है इस बार चारधाम को लेकर पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। वहीं अगर हमारे इसकी बात करें, चारधाम यात्रा पुलिस प्रशासन ने 1 जोन और 13 सेक्टर में जो डिवाइड किया है, वहीं सभी अधिकारी और जो चौकी प्रभारी हैं इनको सबको सख्त निर्देश दिए हुए गए हैं कि ताकि रुकना हो। तो सुपर जोन और सेक्टर सिस्टम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे पहले की व्यवस्थाओं में ये कैसे बेहतर होगा? ताकि कोई सड़क पर कोई जाम लग जाता है या कोई व्यवस्था खराब हो जाती है और कहीं चारधाम यात्रा जैसे ही शुरू होती है तो सड़क पे भारी जाम लग जाता है। तो वहीं अगर हम हरिद्वार मार्ग से, हरिद्वार से ही चारधाम यात्रा शुरू होती है। चारधाम यात्रा यहाँ से और ऋषिकेश और ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे पहाड़ की तरफ जाते हैं, तो वहीं जो डाइवर्जन रूट होते हैं, जो शहर के अंदर जो बड़े वाहन आते हैं, तो वो शहर के अंदर वो बड़े वाहन नहीं आ पाएंगे। तो डाइवर्जन का मतलब यही होता है, डाइवर्जन इसीलिए किया जाता है जो बड़े वाहन है वो ना आकर और जो चारधाम यात्रा के जो बाहर से लोग आते हैं वो आराम से अपनी यात्रा कर सके और जाम से निजात पा सके। जी बिल्कुल। क्या इन सेक्टरों में महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों के लिए कोई अलग से व्यवस्था किया गया है और हेल्प डेस्क होगा उसके लिए? जी अगर हम बात करें तो प्रशासन ने बुजुर्ग, महिला और जो है बच्चे हैं, जो चाहे किसी भी वर्ग के जो लोग हैं, तो उनके लिए प्रशासन ने एक अलग से वैन भी बनाई हुई है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। वहाँ पानी की सुविधा चाहे ले ली जाए या फिर मेडिकल की बात की जाए तो वहाँ मेडिकल की सुविधा भी है। जहाँ पे अगर हम बात करें तो चारधाम यात्रा के जो रजिस्ट्रेशन है, हम हरिद्वार की बात कर लेते हैं तो हरिद्वार में भी जहाँ रजिस्ट्रेशन है वहाँ पानी की सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा, वहाँ सारी सुविधा प्रशासन ने पूरी अपनी चाक चौबंद की हुई है। गूगल मैप्स और डाइवर्जन रूट को जोड़ने की प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है और क्या इसका ट्रायल कर लिया गया है?
जी, हम बात करें तो ऋषिकेश में अगर बात करें तो ट्रायल पूरी उसमें अभी 2 दिन पहले ही वो देहरादून के एसएसपी वहाँ ऋषिकेश पहुंचे थे। वहाँ उन्होंने बैठक ली और बैठक के साथ सभी अधिकारियों को अपने निर्देश दिए हैं ताकि कोई इस चारधाम यात्रा में कोई चूक ना हो जाए और कोई सड़क पे कोई भारी वाहन ना मिले, इसीलिए। जी, इमरजेंसी की बात करें तो क्या किसी भी इमरजेंसी के लिए कंट्रोल रूम या हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है? जी, जी, बिल्कुल। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पहले ही सड़क पर एक क्यूआर कोड भी लगाया हुआ है और टोल फ्री नंबर को भी उन्होंने दिया हुआ है ताकि कोई किसी यात्री को कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो या कोई रूट का जो डाइवर्जन होता है या वो उसको रास्ता जानना होता है तो उसके माध्यम से भी वो जा सकते हैं और जो टोल फ्री नंबर है उससे भी अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पंजाब में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने एक विशेष पदयात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का मकसद लोगों को नशे के खतरे से आगाह करना है और युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करना है। ये यात्रा 4 अप्रैल को बदेसा मैरिज पैलेस से शुरू हुई और एसडी कॉलेज फॉर गर्ल्स फतेहगढ़ चूड़िया में समाप्त होगी। वहीं 5 अप्रैल को ये यात्रा गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल नवा पिंड से शुरू होकर गांव पंधेर स्थित गुरु रामदास कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज तक पहुंचेगी। 6 अप्रैल को ये यात्रा ऑक्सफोर्ड स्कूल मजपूरा से शुरू होकर SBS नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज कैंपस चेतनपुरा में समाप्त होगी। 7 अप्रैल को ये यात्रा सर्किट हाउस अमृतसर से शुरू होकर रामबाग गार्डन में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तक पहुंचेगी। 8 अप्रैल को ये यात्रा जो है भंडारी ब्रिज स्थित दीनदयाल पार्किंग से शुरू होकर जालियांवाला बाग में संपन्न होगी। राज्यपाल ने इस पहल के जरिए पंजाब में नशा मुक्ति को लेकर बड़ा संदेश दिया है। ये यात्रा न केवल जागरूकता फैलाएगी बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज को इस गंभीर समस्या से बचाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नशे के खिलाफ पदयात्रा की शुरुआत की है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर एक नशा जो है अहम मुद्दा है जिसके चलते जो है लगातार सरकारें भी प्रयास कर रही हैं और राज्यपाल की जो है इस कड़ी में जो है जुट चुके हैं और खासतौर से मैंने जो है पदयात्रा जो है शुरू की है जो कि 3 तारीख से लेके और 8 अप्रैल तक जो है चलेगी। आज जो है वह अमृतसर में जो है पदयात्रा जो है बिल्कुल करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि जो नशे का जो दौर है खासकर पंजाब में उससे जो है लोगों को जो है बचाया जा सके, खासकर युवाओं को बचाया जा सके। इसको लेकर जो है लोगों को जो है जागरूकता भी जो है करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। तो कह सकते हैं कि पंजाब सरकार और पंजाब के राज्यपाल की अच्छी पहल है। ये पदयात्रा कितने दिनों तक चलेगी और कहां कहां से होकर ये पदयात्रा जो है गुजरने वाली है? बिल्कुल मैम, कल से जो है ये जो है 3 अप्रैल से जो है ये पदयात्रा जो है बिल्कुल शुरू हुई। 4 अप्रैल और 5 अप्रैल 6 अप्रैल 7 अप्रैल और फिर 8 अप्रैल को जो है इसकी समाप्ति होगी। अमृतसर जो है जो कह सकते हैं कि जो अमृतसर का जो एरिया है उसी एरिया में तकरीबन ये देखने को मिल रही है। डेरा बाबा नानक से जो है ये इसका जो है शुरू हुआ था और अमृतसर में ही जो है इसकी जो है समाप्ति होगी। तो बिल्कुल ये जो है पंजाब सरकार और राज्यपाल की जो है एक अच्छी मुहिम जो है चलाई जा रही है कि नशा मुक्त पंजाब बनाया जाए, क्योंकि पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी सपना है कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाया जाए, नशा मुक्त पंजाब बनाया जाए, जिसके चलते लगातार बीते दिन जो है कई जगहों पर कार्रवाई भी देखने को मिली। किन किन जिलों और गांवों और कस्बों को इस यात्रा में कवर किया जाएगा? बताना चाहूंगा जिस तरह से डेरा बाबा नानक से जो है ये जो है शुरू हुआ था और उसके बाद अमृतसर के कई इसमें जो है इलाके जो है इसमें शामिल किए गए हैं, तो सभी इलाकों में होकर जो है ये जो यात्रा जो है जाए। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित सेठी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, आंगनवाड़ी वर्कर और बाकी सब सरकारी अधिकारीगण आज यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी तादाद में आप सभी ने आकर के मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बंधुओं, हम सब मिलकर के पंजाब की इस बुराई से पंजाब को कैसे मुक्त करें, नशा मुक्त पंजाब कैसे बनाएं, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। आप और ज्यादा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विधेयक को वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक में कई ऐसे प्रावधान हैं जो चिंता पैदा करते हैं, लेकिन सरकार आंकड़ों और संख्या बल के आधार पर बिल को पारित कराने पर अड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार को बिल वापस लेना चाहिए, इससे समाज में तनाव और मेमनस बढ़ने का डर है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू के नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जमीयत उलेमा ए हिंद की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि इस कानून के पारित होने की स्थिति में उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता दिल्ली से अंबुज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की अपील की और कहा कि सरकार को बिल को वापस ले लेना चाहिए, इससे समाज में तनाव बढ़ने का डर है। क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके से लोकसभा में जिस वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में भी इस पर लंबी चर्चा चली। 12 घंटे तक जिस तरीके से लोकसभा के अंदर इस बिल पर चर्चा चलती है, वैसे ही फिर राज्यसभा में भी 12 घंटे तक इस पर चर्चा चलती है और राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया जाता है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन बिल को प्रेस्टीज का इशू बना रही है। इससे आने वाले समय में देश के अंदर तनाव की स्थिति पैदा होगी, इसलिए इस बिल को प्रेस्टीज की इशू ना बना करके भारतीय जनता पार्टी को देश हित में सोचना चाहिए और साथ ही देश के अंदर शांति का माहौल बना रहे। तो अगर ऐसे में इस बिल को अगर वापस ले लेती है सरकार, तो उससे कहीं ना कहीं देश के अंदर शांति बनी रहेगी। तो इसका जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने क्लियर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने काफी सोच समझ करके इस बिल को लेकर के आए। और इस पर अगर बात की जाए खास तौर से इस बिल को लेकर के, तो किरण रिजिजू ने केरल के उस गांव की बात की जहां पर लगभग 400 एकड़ जमीन पर वक्फ की तरफ से कब्जा किया हुआ है, जिस पर अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने केरल के उस गांव को लक्ष्य बनाया है, जिसको लेकर के कभी विपक्ष की तरफ से कोई भी बयान आया है तो उन्होंने उस 400 एकड़ जमीन का सबसे पहले नाम लिया है कि केरल के अंदर जिस तरीके से उस 400 एकड़ जमीन को पूरे गांव की जमीन पर वक्फ ने अपना कब्जा किया, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वक्फ की जो शक्तियां हैं वो असीमित होती जाएंगी। तो इसलिए ऐसे समय में वक्फ में ये संशोधन विधेयक पास करना आवश्यक है। जी नेहा जी। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू के नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इसी वर्ष अगर बात की जाए तो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए जेडीयू की खास तौर से बात की जाए तो नीतीश कुमार अपने आप को धर्मनिरपेक्ष एक राजनेता के रूप में करते हैं। अगर इससे पहले भी अगर बात की जाएगी 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उस समय पर भी जेडीयू के जो नेता नीतीश कुमार हैं, उन्होंने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राजनेता बताते हुए एनडीए के गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया था। तो वैसे में बिहार के अंदर चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जो जेडीयू की जो विचारधारा है वो अपने आप को सेकुलरिज्म वाली विचारधारा के रूप में अब तक पेश करते आए हैं। तो ऐसे में जेडीयू के जो नेता हैं, जेडीयू के अंदर भी इस
बिल का जिस तरीके से जेडीयू ने समर्थन किया है, तो उसको लेकर के नेताओं के अंदर आपसी तालमेल नहीं है, तो जिसकी को लेकर के वहां पर जो नेता है उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। जेडीयू नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी के इस्तीफे को उनकी पार्टी ने कैसे लिया है, क्या इससे जेडीयू का रुख बदलेगा? अभी तक ऐसी कोई बात स्पष्ट नहीं आई, क्योंकि अगर बात की जाए जेडीयू की तरफ से, तो जेडीयू और साथ ही भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू के एनडीए की अगर पूरे की बात की जाए तो जिसमें जेडीयू है और इसके अलावा आरएलडी है और भी कई ऐसे संगठन हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को सेकुलरिज्म पार्टी के रूप में घोषित करते हैं। जयंत चौधरी की बात की है, जयंत चौधरी से पहले अजीत चौधरी भी अपने आप को हिंदू मुस्लिम को सभी को एक साथ चलने की बात करते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब ये बिल अब पास हो गया, द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच गया, राष्ट्रपति जी के पास पहुंच गया, तो ऐसे में जब अब अपने अपने जो राजनीति का जो क्षेत्र है उसमें जब ये राजनेता पहुंचेंगे तो इसका विरोध और अपनी अपनी पार्टियों के अंदर इनको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी एनडीए का साथ देने के लिए, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए इन सभी दलों ने अपने इस बिल को विपक्ष पर हावी होने के लिए इस बिल को तो पास करा दिया, लेकिन अंदरूनी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो इनके आपस में जो मनमुटाव आया है उसको दूर करना काफी बड़ा चैलेंजिंग रहेगा सभी पार्टियों के लिए, जिन्होंने भी इस एनडीए के गठबंधन को पूरी तरीके से मजबूत दिखाने के लिए बिल का समर्थन किया है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंबुज उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उनका ये दौरा कई महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों से भरा रहेगा। उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी है। गृह मंत्री शाह आज शाम 7:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। दूसरे दिन 5 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे एयरपोर्ट से 10:50 पर जगदलपुर के लिए उड़ान भरेंगे। सुबह 11:30 पर जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। दंतेवाड़ा पुलिस लाइन काली से सीधे माता दंतेश्वरी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। आधा घंटे दर्शन पूजन के बाद दंतेवाड़ा सर्किट हाउस जाएंगे। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक अमित शाह बस्तर पंडुप समापन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद दंतेवाड़ा से जगदलपुर होते हुए शाम 5 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, जहां पर अमित शाह उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेंगे। पुलिस के अलावा सहकारिता विभाग की भी बैठक लेने वाले। पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए अखिलेश तिवारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? छत्तीसगढ़ दौरे पे रहेंगे आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। निश्चित तौर पे अमित शाह के आने से कई ऐसे जो क्रियाकलाप है और खास तौर से बस्तर के विकास की परिगाथा जो है वो दिखाई पड़ रही है। और इसकी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो लगभग सुरक्षा में लगभग 2 से 3 हजार ऐसे जवान हैं जो तैनात किए गए हैं और हथियारबंद जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। और गृह मंत्री जैसे पहुंचेंगे उनकी आगमन की तैयारी को लेकर के काफी चर्चा का विषय भी हो गया है। और सर्वप्रथम यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो आएंगे सीधा दंतेवाड़ा आएंगे, जहां प्रोटोकॉल का पूरा समय स्थापित किया गया है, सार्वजनिक उसको नहीं किया जा रहा है। सूत्र यह भी बता रहे हैं सुबह 11 बजे करीब दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, जहां वो दंतेश्वरी माता मंदिर जाएंगे, जहां माई जी के दर्शन करने के बाद वो एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके पश्चात जो पुलिस वालों की पहल है, सीआरपीएफ की, एसटीआरएफ की जो टीम है उनसे टीम की जाएगी। तो लगभग यह तय माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ की जो सौगात है, साथ ही साथ बस्तर के विकास की परिकल्पना है, क्योंकि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की जो मुहिम है वो निश्चित तौर से दिखाई पड़ रही है। जी, बस्तर पंडुप कार्यक्रम में वे क्या संदेश देने वाले हैं? देखिए, बस्तर पंडुकम में संदेश किया है कि बस्तर के विकास किस तरीके से किया जा सकता है, अगर सहभागिता के साथ में किस तरीके से अगर आदिवासी लोग सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे विकास किस तरीके से बढ़ सकती है, इसके ऊपर ध्यानाकर्षण किया गया है। और ध्यान यह भी किया जा रहा है कि कहीं न कहीं अगर वहाँ उद्योग लगता है तो आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे
और वहाँ की खनिज संपदा जो है वो किस तरीके से देश के हित में काम आया जा सकता है, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। जी अमित शाह उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं, पुलिस के अलावा सहकारिता विभाग की बैठक लेने वाले हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? ये निश्चित तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री गृह मंत्रालय भी संभालते हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं। तो निश्चित तौर पे जो वहाँ की छत्तीसगढ़ की जो सहकारिता विभाग है, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप है, उनके साथ में समीक्षा बैठक करेंगे। और बस्तर में करने का प्रायोजित कार्यक्रम यह भी माना जा रहा है कि कहीं न कहीं विकास की जो राह है बस्तर को काफी चाहिए, क्योंकि विकास की जो परिकल्पना बस्तर के लिए सजाया गया है वो पूरा नहीं हो पाया है। 15 साल की शासन रही भाजपा की छत्तीसगढ़ में, लेकिन जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने में कामयाबी हासिल अब मिल रही है विजय शर्मा जो गृह मंत्री है उनके तत्वाधान में, लेकिन पहले कभी ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसका खामियाजा जो है अब भी भुगतना पड़ रहा है। और कई ऐसे जो हमारे जवान हैं जो शहीद हुए हैं, अगर इसी तरीके से लामबंद रहते तो शायद उस घटना से परे रहते, लेकिन अब जिस तरीके से सफलता मिल रही है इससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं सफलता जो है करीब है और 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद बस्तर उन्मूलन को लेकर के काम करने की जो तैयारी है निश्चित तौर पे दिखाई पड़ रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अखिलेश तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार में इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी साल की शुरुआत से ही शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी चुनावी वर्ष में बीते 18 जनवरी और 4 फरवरी को बिहार दौरा कर चुके हैं। आगामी 7 अप्रैल को राहुल गांधी तीसरी बार बिहार दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस में तैयारियां शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले बिहार के तमाम कांग्रेस जिलाध्यक्षों को आज दिल्ली तलब किया गया और सारे जिलाध्यक्षों से राहुल गांधी पहली बार मुलाकात करने वाले हैं और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। अब आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारियां कितना रंग लाती है। बिहार में इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां जो है अभी से शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी चुनावी साल में बीते 18 जनवरी और 4 फरवरी को बिहार दौरा कर चुके हैं और फिर से आगामी 7 अप्रैल को राहुल गांधी तीसरी बार बिहार दौरे पर बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस में तैयारियां शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले बिहार के तमाम कांग्रेस जिलाध्यक्षों को आज दिल्ली तलब किया गया है और सारे जिला अध्यक्षों से राहुल गांधी पहली बार आज मिलने वाले और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। अब आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारियां कितना रंग लाती है। तो बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां साल की शुरुआत से ही शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार बिहार से हमारे साथ फोनों पर जुड़े हुए हैं। आगामी 7 अप्रैल को राहुल गांधी तीसरी बार बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर के राहुल गांधी जो है बिल्कुल सक्रिय मोड में आ चुके हैं और इस बार जो है चुनावी वर्ष में शुरुआत होते ही जो है राहुल गांधी 2 बार पहले आ चुके हैं और इस बार 7 अप्रैल को तीसरी बार पटना की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह का वो रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके का हार वहाँ दिल्ली चुनाव में गठबंधन के साथ हुआ था और वैसी स्थिति यहाँ पर न हो, इसलिए राहुल गांधी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो 7 अप्रैल को राहुल गांधी पटना आ रहे हैं उससे पहले बिहार के तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में राहुल गांधी सारे जिला अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में एक रणनीति बनेगी कैसे बिहार में कांग्रेस को मजबूत किया जाए और कांग्रेस की जो छवि है बिहार में पिछलग्गू नेता पिछलग्गू पार्टी की उस छवि से बाहर कांग्रेस को निकाला जाएगी।
राहुल गांधी के आगमन को लेकर कांग्रेस कितना तैयार है, क्योंकि कम समय बचे हैं उनके आगमन में? जी हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी को आगमन को लेकर के कांग्रेस के जो नेता है या कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह है। और जब राहुल गांधी पटना आते हैं तो निश्चित तौर से कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता है उनमें एक अलग जोश भरता है। और इसी जोश की बिहार में कांग्रेस की जरूरत है, तो इसको लेकर के सारे कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और उनकी लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली हुई है। वो पटना आएंगे और पटना के ज्ञान भवन में जगदीश्वर जयंती एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आएंगे और वहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जो है इस बार भी बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र भी दे सकते हैं। जी, तो राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर एक भारी भीड़ जुटेगी। तो अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था कितना व्यापक इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल। राहुल गांधी जब पटना आते हैं तो उनके कार्यक्रम में भीड़ रहती है और उसको भीड़ को देखते हुए राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए यहाँ पे काफी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। और इस बार भी वैसे भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना एयरपोर्ट से वो आएंगे और एयरपोर्ट से उनको सीधे बापू सभागार जाना है। तो वह बापू सभागार के पास काफी पुलिस और जिला प्रशासन के साथ साथ उनके जो कमांडो होते हैं वो सारे रहते हैं। और उसके बाद चक्के चक्के पे पुलिस रहती है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो और कोई सुरक्षा विकसित न हो। इसलिए बिहार पुलिस और जो उनके एसपी के कमांडो है दोनों जो संयुक्त रूप से बैठक होती है। और डीएम ने भी एक बैठक की है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम होने वाला है, उसको लेकर के डीएम ने बैठक की है। और जो उनके आने का जो समय है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुरजीत कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।